रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के जो बेसिक 3 रूल है कि किस रूल के आधार पर होम्योपैथी का सिस्टम काम करती है। और हमको बहुत सारे कमेंट में आया कि लोगों ने बताया कि आप लॉ ऑफ सिमिलर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ पैथोलॉजी बता रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ को आज यहाँ पे सामने में रखूँगा और वो कैसे पैथोलॉजी से रिलेटेड है उस चीज़ को मैं आज रखूँगा, और कैसे आप जाने अनजाने में लॉ ऑफ सिमिलर को ही फॉलो करते हैं, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर आपने लॉ ऑफ क्यूर, जिसको लॉ ऑफ सिमिलर या फिर उसको अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं लाइक क्यूर लाइक, वो क्या है और वो किस तरह से स्टैंड है और वो कैसे इस चीज़ का जो है शुरू से आखिर तक कैसे इसको हनुमान साहब ने अडॉप्ट किया, और ये कैसे ये तीनों लॉ के रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हेल्प भी कर सकते हैं हमको मेंबरशिप के द्वारा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि होम्योपैथी के जो बेसिक चीज़ है, जो आम पब्लिक पे अवेलेबल नहीं है, जो आम प्रैक्टिशनर हैं उनके अंदर में जो अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को मैं सामने में रखने की कोशिश करता हूँ और रखता आ रहा हूँ हर वीडियोज़ में। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आज के उस चीज़ को मैं एक सिस्टमेटिक, जो आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आए। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक है उसी सर जो को कमेंट किए थे उसी का हम जवाब दे देते हैं। आज जो सबसे पहला लॉ है वो लॉ कहता है कि सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलर या फिर सिमिलिया, ठीक है। और उसका जो स्टैंड है उसका जो मतलब ये होता है लाइक क्योर लाइक। अब इसकी मानी क्या होते हैं, ठीक है। आम भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो कैसे समझें, ठीक है। फिर दूसरा हम इसी के अंश में समझेंगे, फिर तीसरा को भी हम समझेंगे। पहले को ही समझ लेते हैं पहले। तो देखिए इनके बारे में सबका इत्तेफाक अलग अलग है। अब एक आपको 377 से 441 बीसी के दरमियान, ठीक है, एक लॉ आया था जो हिप्पोक्रेटस नामी एक साइंटिस्ट जर्मन थे, फ्रेंच फिजिशियन थे, उसने उसको लॉ को दिया था। फिर 1841 के वगैरह 1541 के आसपास आके फिर इसी को फ्रेंच के एक फिजिशियन ने इसको अडेप्ट किया था। अब उसी को हनुमान साहब ने एक हीलिंग रूल के तौर पे अप्लाया। तो अब इस लॉ का स्टैंड क्या होता है, अगर आम भाषा के एग्जाम्पल में अगर आप समझें तो आप प्याज काटते होंगे, आपके घर में प्याज होगा। अगर नहीं भी काटते होंगे तो कोई तो काटता होगा। आप देखिएगा कोई कोई प्याज तो ऐसा है कि एक ही काटिएगा तो आँखों में जलन, नाक से पानी, ठीक है, या फिर आपको सर्दी जैसा फील होने लगेगा। तो आप क्या समझते हैं इससे आप यही समझते हैं कि ये क्या है, इलियम सिपा है, जिसको आनियन आप बोलते हैं। ये आनियन इलियम सिपा है। तो आपको जब सर्दी लगती है तो क्या होता है, आंखों में जलन होता है, नाक से पानी जाता है, ठीक है, और क्या होता है, कोल्ड है, आपको नाक बंद हो रहा है। तो इसके आधार पे ही तो आप देते हैं इलियम सिपा, ना कि आप बरोनिया युद्ध देते हैं कभी आप नहीं देते हैं। तो आप तो जाने ही तो आप लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो कर रहे हैं आप। अब इसमें क्या है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया का मानी ये होता है कि मतलब ऐसी सब्सटेंस, ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी है, उनके जो सिम्टम है, एक सब्सटेंस उनकी सिम्टम, दोनों के सिम्टम हो, ठीक है। इसीलिए ये लाइक क्योर लाइक दिया है कि दोनों का जब सिम्टम सेम हो तो अगर उसी पोटेंटाइज को हम दें तो वो चीज़ क्योर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ सिमिलर। अब उसके लिए अगर हम आपको दलीलें दें तो फिर इसमें सारे लोग इत्तेफाक रखते नहीं हैं, ठीक है। और ये आज की नहीं है, आपको बोला है कि 1941 बीसी की ये लॉ है। दूसरे एग्जाम्पल में हम अगर आपको दें इसी चीज़ में, तो आप कॉफ़ी पीते होंगे। आप दीजिए एक आदमी को दिन में 50 कप कॉफ़ी पिलाइए, उसको कुछ दिन के बाद देखिएगा ऐसे ही जब सिम्टम चलाइएगा उसका कॉफ़ी देने का, तो होगा ये कि उसको नींद नहीं आएगा, उसको पल्पिटेशन होगा, उसको एग्जाइटी होगा, उसको नर्वसनेस होगा,
और उसी कॉफ़ी को जब आप पोटेंटाइज में दीजिएगा, ठीक है, तो उसको नींद होगा। इंसोमिया जो नींद नहीं आता था उसको नींद होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा, उसको जो पल्पिटेशन घबराहट होता था, डर होता था, दर्द होता था, वो चीज़ भी उसी से जाएगा। तो उसी लो को हेनमन साहब ने हीलिंग रूप के अपनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हियरिंग साहब ने अलग उसमें लो दिया। तो साइंस जो है अगर अंत हो जाए तो वो साइंस नहीं कहलाता है। साइंस जो है ना इनडिफिनाइट होता है। आपने कभी हिसाब में देखे होंगे, मैथमेटिक्स में देखेंगे, पाई का मान इनफाइनाइट होता है। इसीलिए साइंस जो है इन्फिनिटी का नाम है। ऐसा नहीं कि साइंस एक जगह आके रोक गया। डाल्टन ने एटम का क्या कहा कि छोटे छोटे जर्रात से मिलके जो है एटम बनता है। उसी फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा, उसने बोर्ड्स का थ्योरी क्यों आया उसमें। तो सब ने तो अलग अलग कहा ना। तो आपकी रिसर्च कम है होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड, इसलिए आप लोग ऐसे बातें करते हैं। कुछ कुछ बंधु जो हमारे बात करते हैं कि नहीं आप ये बताते हैं। आप मान लिए आपको सर में दर्द है, ठीक है, तो सर में अगर दर्द है तो आपको अगर सर पकड़ना पड़ता है तो फिर आप कोलोसिन क्यों देते हैं। आप ब्रोनिया दीजिए ना भाई, आप बेलोडोना दीजिए ना, आप क्लोनाइन दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनका जो हेल्थी आदमी का जो सिम्टम है वो उनसे नहीं मिल रहा है। जब उनसे नहीं मिल रहा है तो ये आप नहीं दे रहे हैं, जब उनसे मिल रहा है तब आप दे रहे हैं। ये तो है लॉ ऑफ सिमिलर। इसमें कोई ख़ास नया है क्या। आप अगर नया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसी के राइटर के बुक से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका एक सिस्टम क्या है समझने का। आप पहले बेसिक को समझिएगा तभी आपको होम्योपैथी समझ में आएगी। होम्योपैथी ईजी है बहुत। अगर होम्योपैथी को आप साइंस समझते हैं तो साइंस का कोई एक इंड पॉइंट नहीं होता है। साइंस बहुत सारा चीज़ रिसर्च बाकी है अभी। साइंस को समझने के लिए बहुत सारा रिसर्च बाकी है। अब इनका जो मेडिसिन है, हम आपको थर्मोडायनोमिक, फिर इक्विलिब्रियम, ये आपको हम समझाने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट वीडियो में हम आपको समझाने की, शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा इस मेडिसिन का, अब दूसरा क्या पार्ट्स हो सकता है इसका, जो सेकेंड रूल है, वो सेकेंड रूल है उसका द इंडिविजुअल ऑफ द केसेस। मतलब एक आदमी का जो एक मेडिसिन होता है इंडिविजुअल, जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की तरफ जाते हैं। तो आप सही बात है कि आप उसको मान लिए कि एक आदमी को सर्दी है तो आप चलो उसके तरफ चले गए। अब इंडिविजुअलाइजेशन के तरफ अगर जाइएगा, ठीक है, अब वो आके अगर आपको कंप्लेन करेगा कि मेरा पेट फुला हुआ रहता है, ठीक है, कुछ खाने के बाद पेट फुला हुआ रहता है, तो आप क्या देखिएगा उसको। उसको तो वही मेडिसिन देखिएगा ना कि इसको क्या है नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की तरफ देखिएगा तो आप उसको, ऐसा नहीं है आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अलावे भी जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है, आगे किसी ख़ास आदमी का एक जो मेडिसिन होता है, उसके अलावे भी सबसे बड़ा है ये इन्वायरमेंट, वहाँ पे क्लाइमेट, उसका जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। आप एक आदमी कैलकेरिया का पेशेंट है, वो रहता है आपका ट्रॉपिकल हिमाचल वगैरह के, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसको डिस्पेसिया हो सकता है। आप दीजिएगा कैलकेरिया का वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे क्या दीजिएगा आप, जो उसकी ऑक्सीजन रेट को बढ़ा दे, जो हाई एल्टीट्यूड में रहता है, जो, क्योंकि वो भी एक मेडिकल कंडीशन होता है, हाई एल्टीट्यूड वगैरह में जो लोग रहते हैं। तो इनको भी आपको कंसाइडर करना है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब नहीं है कि एक आदमी का एक दवा, एक आदमी का कंपाउंड दवा भी होता है, एक आदमी का मल्टी दवाई भी होता है। यही वजह है कि आप मेट्रिया मेडिका की तरफ जाइएगा तो एक मेडिसिन का दूसरा सप्लीमेंट मेडिसिन है, एक दूसरे का दूसरा जो है कम्प्लीमेंटेबल मेडिसिन है, एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। आखिर क्या है कि एक का काम ख़त्म होता है तो दूसरा का शुरू होता है, दूसरा का ख़त्म होता है तो तीसरा का शुरू होता है, तब जाके केसेस की ओर की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं कि एक मेडिसिन पे आके आप स्ट्रगट हो गए, आप वही हो गए तो वही लास्ट है और उससे आगे कुछ नहीं है।
और कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं। आप इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जाइएगा तो आप पूछते हैं ना, आप कैंसर और ट्यूबर माइजम ढूंढते ढूंढते परेशान रह जाइएगा कि कैंसर अब ट्यूबरकुलिनम कैसा होना चाहिए, तो वो लंबा सा, वो पतला था, तो वो टेल, तो वो थीन, तो वो सफ़र करने के आदि, तो ऐसे वैसे आप उसको ढूंढते रह जाइएगा आप पेशेंट वैसा। अब तक आपके क्लिनिक में वैसा पेशेंट वैसा नहीं होता है। अब ये वेदर है, यहाँ पे तो बैक्टीरिया का भरमार है, कुछ यूजफुल है तो कुछ हार्मफुल भी है ना, कुछ वैसा भी है। अब आप रहते हैं ह्यूमिडिटी एरिया में, आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, ह्यूमिडिटी, आप कलकत्ता साइड वगैरह में रहते हैं, उस एरिया में अगर आप बिलोंग करते हैं उसमें, तो आप फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब वही फंगल इन्फेक्शन लेके आप चले जाइए साउथ की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बोरवेल का पानी बहुत ही कम यूज होता है, वहाँ पे जो है वो सप्लाई वाटर यूज होता है। आपको 2-3 दिन नहीं लगेगा फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के लिए, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ गए तो आपको कोई मेडिसिन भी नहीं देगी, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अब जाके देखिए, आप करके देखिए, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा था, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे ही आप हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह इस सब साइड की तरफ आप जाइएगा, आंध्रा वगैरह साइड की तरफ, तो आप देखिएगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। तो कारण क्या है? तो ये तो ज्योग्राफिकल है ना, इसका आपको वो देखना पड़ेगा ना, वो उस एरिया को भी आपको तो कंसिडर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है, जहाँ पे आप लेप लगा के देखिएगा, कलकत्ता रीजन के देखिएगा, 70 से 80% आदमी फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहा है। 70% हम आपको कह रहे हैं जो ह्यूमिडिटी एरिया में रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे है। जो हम लोग का भी जो एरिया है, अब कुछ एरिया ऐसे हैं, अब मान लिया कुछ एरिया है जहाँ पे आर्सेनिक पाया जाता है, ऐसे केसेस में आप देखिएगा टाइफाइड का भरपाट रहता है, तो वो चीज़ तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना। तो इंडिविजुअल मेडिसिन हो सकता है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसका फिजिकल भी चाहिए, उसका इंडिविजुअल भी, उसका साइकोलॉजिकल भी, ये सारा चीज़ डिपेंड वेदर पे, स्ट्रेस पे, उसका वर्क पे, उसके लाइफ स्टाइल पे, उसके खाने पीने पे, ठीक है, ये चीज़ भी सबसे बड़ा डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन का एक मेडिसिन होता है, तो ये रूल जो है इंडिविजुअलाइजेशन मेडिसिन का मतलब है उस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। इसी में इंडिविजुअलाइजेशन में ही कहता है कि हम होम्योपैथी से किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। वी ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज़। अब यू ट्रीट द पर्सन, ये ठीक है कि आप लोगों का इलाज, आप आदमी का इलाज करते हैं, आप पेशेंट का इलाज करते हैं, ना कि उसके बीमारी का। लेकिन ये भी तो उससे जुड़ा हुआ है ना, ये जेनेटिक उससे जुड़ा हुआ है, ये एनवायरनमेंट उससे जुड़ा हुआ है, ये आपका लाइफ स्टाइल उनसे जुड़ा हुआ है, ये क्लाइमेट उससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये फिजिकल उसका जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेस उसी का है। तो इस चीज़ को आपको एड्रेस करना होगा। अब एड्रेस नहीं कीजिएगा, आप एक मेडिसिन उठा के दे दीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि उससे ठीक हो जाएगा। आप दे के देखिए एक्यूट केसेस में। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को भी आप एड्रेस करेगा। तीसरा क्या है कि इसका जो तीसरा लो है वो है डोसोलॉजी क्या है। अब डोज कुछ ऐसा है कि इनके बारे में कम से कम हमने 30 से 40 लेक्चर पढ़े खाली डोजेस से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे क्लार्क साहब अलग लिखते हैं, मतलब अलग अलग हैं, पुराने को छोड़ के भी नए हैं जो अलग हैं, ब्रिटेन हैं, अमेरिकन हैं, ठीक है, जो जर्मन के हैं, जो फ्रांस के हैं, इनका लेक्चर लिखते हैं कि इनका अलग अलग है। इन्फेंटोमेसोलॉजी लिखते हैं ये लोग कि डोसेज जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कोई कहता है कि 30 पोटेंसी ठीक है, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है ये है। लास्ट में जो आप देखें हैं तो 6 जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, हैनिमन ने 30 पोटेंसी, 6 पोटेंसी इस सबको अच्छा वैल्यू दिया, लेकिन वही हैनिमन साहब ने फिर मिलीसिमल पोटेंसी को लाया। आखिर एलएम पोटेंसी को तो उसी ने लाया ना। उसमें क्या कहा कि उसमें जंपिंग हो रहा था, क्यूर कम हो रहा था, ठीक है, तो उसने इसमें लाया एलएम पोटेंसी में, जहाँ पे उसका होता है एक मात्रा, एक बूंद इसका, तो फिर चले जाता है 100 इंटू 100, 100 इंटू फिर 100, 500 इंटू 500, इतना लंबा जाता है कि इसका मतलब दवाई का अंश ही नहीं है उसमें कुछ, ठीक है। तब लुक्स के लिखता है 1/0 एलएम, उनका ये हिसाब होता है, इसका मतलब दवा का अमता है इतना लंबा है,
ठीक है। अब डायनामाइजेशन है वो, तो डायनामाइजेशन वो अगर इतना बड़ा है तो आपको समझना पड़ेगा। जो कहते हैं कि 6 पोटेंसी बढ़िया है, 30 पोटेंसी अच्छा है, मतलब 3-4 3x, ठीक है। तो पहले मिलीसिमिलर से 3x से स्टार्ट किया, जब उसको बनाया गया LM पोटेंसी को, तो वो 3x से उसका जो क्रूड लिया गया, 3x क्रूड से उसको लिया के बनाया गया था। फिर उसी तरह 1841 में फिर उसके बाद आहिस्ते 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 इसको मॉडिफाई करते गया। तो उसमें आखिर क्यों है, बहुत सारा देखिएगा प्रैक्टिशनर LM पोटेंसी पे प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि उसने उस डोसोलॉजी को बहुत बढ़िया से समझा है, क्योंकि ये तो इन्फिनेट है ना क्योंकि डोजेस के बारे में, पोटेंसी के बारे में कोई भी चीज़ का चर्चा हुआ ही नहीं है कभी भी। कोई भी इसमें चर्चा नहीं हुआ है कि उसका डिटेल चर्चा हुआ है कि ये है तो इतना 30 में दो, इतना है तो 200 में दो, इतना है तो 1 m में दो। इसका कभी भी चर्चा नहीं हुआ है। LM पोटेंसी का चर्चा देखिए, LM पोटेंसी क्या है कि उसमें वो कहता है कि ये हार्मलेस है, एकदम 100% हार्मलेस है LM पोटेंसी। तो ये चीज़ आप तक जब तक बेसिक चीज़ को आप नहीं समझिएगा, आप कहता है कि पैथोलॉजी, अब पैथोलॉजी से कैसे इसका रिलेशन है, ठीक है। पैथोलॉजी से आप इसका कैसे, आपको ये है, आप मान लीजिए उस समय मान लिया CBC नहीं रहा होगा, TLC DLC जो भी नहीं रहा होगा, आपका दिखेगा वहाँ पे आप है, जैसे आप फ्री है तो एंटीपायरेजिक आप देते हैं। फीवर के केसेस में क्या देते हैं, एंटीपायरेजिक जो मेडिसिन है वो देते हैं आप। तो अब मान लिया एक CBC का उठा रहे हैं, अब लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, ठीक है। आप क्या मेडिसिन आप चूज़ कीजिएगा, अब तो बुखला जाएगा ना, क्योंकि आपको जब पैथोलॉजी पता ही नहीं है। आपको अब मान ले सर चकरा रहा है, एक केस आपके पास आएगा जो सर में चक्कर है, क्या दीजिएगा उसको, इंडिविजुअल मेडिसिन लाइकोपोडियम दीजिएगा आप। पेशेंट आपको करता है ब्रेन में पानी है, उसको नेक्स्ट जो है अगले इसमें जो है ना उसको रोमाटिक फीवर हुआ हो, अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लाइकोपोडियम का बनता है या फिर कैलकेरिया का बनता है या फिर कोई भी फास्फोरस का बनता है, किसी भी मेडिसिन का बनता है। तो अब उस मेडिसिन से वो ठीक होगा, देखिए आप, कभी ठीक नहीं होगा। तो पैथोलॉजी भी जानना पड़ेगा आपको कि ये और क्या हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन तो सब सिमिलर है। एक बंधु ने कमेंट किया कि हमको होम्योपैथी के कोई ऐसे मेडिसिन नहीं दिखे जिसमें आँख, नाक, कान, गला सबका सिम्टम हमको एक ही जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंशिएट पार्टिकुलर सिम्टम जरूरी है। एक लाइकोपोडियम का पेशेंट है, ठीक है, अगर वो आपको कहता है आप लाइकोपोडियम ले रहे हैं, उसको नहीं ख़त्म हो रहा है, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो लाइकोपोडियम काम नहीं करती है, उस चीज़ को कैसे भूल जाइएगा आप एसिड फोर्स के बाद लाइकोपोडियम दीजिए, उसके बाद काम करेगा, क्योंकि उसके ऑब्स्ट्रक्शन को एसिड फोर्स ने दूर दिया, क्योंकि उसको स्ट्रेस था, ये स्ट्रेस उसका एसिड फोर्स ने दूर किया। अब उस ऑब्स्ट्रक्शन देगा, आप लाइकोपोडियम दीजिएगा, रास्ते में चल पड़ेगा वो। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप इसको कैसे भूल जा रहे हैं आप, ठीक है। आप क्यों देते हैं, आप जो एंटी वैक्सीन जो वैक्सीन करके आते हैं, आप क्यों देते हैं थूजा, क्यों देते हैं टिमटाट, क्यों देते हैं आप वैक्सीन, हम आखिर क्यों दिया जाता है। तो हेनमन साहब ने उसको पाया कि हमने मेडिसिन दे रहे हैं, बंदा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर बीमारी वो आगे फिर आ जा रहा है। तो यही वजह है कि उन्होंने जो है ना माइजम को थ्योरी दिया, जो क्रोनिक चीज़ों का, यही वजह है कि उन्होंने क्रोनिक थ्योरी आके कुछ चीज़ें हैं जो इसके रुकावट डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनके जो है ना इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसको रजिस्ट कर रहा है, जो इसको सही ढंग से इसको ये होने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि वो उसने माइजम लाया, ठीक है। तो फिर उसने उस मेडिसिन को दिया, तो फिर ये मेडिसिन काम करनी, जो कन्वेंशन जो इनकी जो सिंगल मेडिसिन थी वो इंडिविजुअल मेडिसिन थी। तो आप जाए बजाय तो क्लासिकल, भले आप 50 मेडिसिन जोड़ दें वो अलग सी बात है, लेकिन आप जाने अनजाने में तो आप लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो कर ही रहे हैं आप, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि खाली एक ही चीज़ है, तो आप फिर वही मेडिसिन देते हैं। आप कहाँ इधर उधर की बातें करते हैं, अब डोसेज भी तो उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करते रहे। तो आप जाने अनजाने में आप लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि पैथोलॉजी और एक केस, और एक नहीं बल्कि 2-3 केस का हम एक ही साथ चर्चा करेंगे एक वीडियो में, जिसमें पैथोलॉजी और आपका जो फिज़िकल जो होम्योपैथी आप जो जिसको कहते हैं वो नहीं मानते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी किताबें ऐसे देखेंगे जो आज सोचते हैं हम, वो हनीमैन साहब ने वो 200 साल पहले सोच करके हम बना के चला गए वो ऐसे ही आपको दे करके। अब उसी के बदौलत हम लोग आज अपना जो भी समझिए आप उसको दुकान समझिए, धंधा समझिए, रोजी रोटी समझिए, हम लोग उसका चलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज जो बेसिक चीज़ है होम्योपैथी के उससे रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।